परिवार में व्यवस्था में 3 दिन लगभग समय हम लोगों ने लगाया। अब समाज में व्यवस्था की बात करते हैं। जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया, जीने का जो लक्ष्य तय किया हम लोगों ने, उस लक्ष्य को पूरा करने का जो कार्यक्रम बना, वो कार्यक्रम व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना। तो व्यवस्था को समझने के क्रम में मानव में व्यवस्था और परिवार में व्यवस्था, ये दो पे बात हुई। अब समाज में व्यवस्था की बात को हम लोग को करना है। तो समाज में व्यवस्था का क्या मतलब है? अच्छा, समाज में व्यवस्था में बात करने से पहले यह समझ लेना भी जरूरी है अपने को कि समाज किसको कहते हैं। इस समाज में व्यवस्था तो तब बनेगी ना जब समाज समझ में आए, तब तो उसके व्यवस्था का स्वरूप की बात करेंगे। तो समाज में व्यवस्था कैसे बनेगी? पहले तो समाज का क्या मतलब है ये बात ध्यान में आए अपने, क्योंकि अभी तो जहां भी बात करते हैं ना समाज की, तो समाज के पहले एक शब्द लगाते हैं, फिर समाज बोलते हैं। ये फला समाज है, ये फला समाज है, ये फला समाज है। इतने सारे जो समाज की बात कर रहे हैं, ये समाज है क्या? कई समाज होगा क्या? समाज खंड खंड होगा कि अठखंड होगा? अलग अलग जब समाज की बात कर रहे हैं तो ये तो खंड खंड करने की बात है ना। तो हम बात तो करते हैं समाज की, लेकिन उसमें अलग अलग जो समाजों की बात करते हैं वो समाज नहीं, समुदाय है। समुदाय तो फिर भी कह सकते हैं, समाज नहीं कह सकते। अभी समुदायों को हम समाज कहते हैं। 3 स्थिति रखता हूं समाज किसको समाज कहेंगे। एक तो स्थिति है कि परिवार साथ साथ रह रहे हैं, संबंध पूर्वक और परस्पर पूरकता को ध्यान में रखते हुए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अर्थ में, जिनका एक कॉमन गोल हो गया है, जिनका लक्ष्य जो है वो निश्चित है। उसी को कहा कि जीने देकर जीना। जीने देकर जीना, तो पहले दूसरे के लिए अवसर है, बाद में हम जिएंगे। दूसरे को अवसर देते हुए हम जिएंगे। तो एक तो स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि लोग साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन संबंध नहीं है, पूरकता ध्यान में नहीं है, क्योंकि लक्ष्य अलग अलग हो गया है। तो लक्ष्य अलग अलग हो गया है, तो जियो और जीने दो। तो पहले हम जिएंगे, बाद में दूसरे को अवसर देंगे। पहले हम, बाद में दूसरा, ये एक स्थिति है। और तीसरी स्थिति है कि लोग अब साथ ही नहीं रह रहे हैं, लोग ही अलग अलग हो गए, क्योंकि विरोध और स्ट्रगल हो गया लोगों के बीच में। तो गोली जो है उसमें कन्फ्लिक्ट आ गया कुछ, तो मनमानी और शासन, ये स्थिति हो गई। किसको कहेंगे हम समाज? भैया एक बार जीने देकर जीना इसको समझाना ना वापस। जीने देकर जीना कि पहले दूसरे को अवसर है जीने का, हम बाद में जिएंगे। बाद में जिएगा का मतलब यही है कि अवसर दूसरे को है, हायर प्रायोरिटी पे दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि लक्ष्य एक है, कुछ कॉमन गोल है, इसलिए दूसरे का के लिए अवसर हम बना के खुद जिएंगे। और जियो और जीने दो में यह है कि पहले हम जी लेंगे, दूसरे का अवसर बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं।
किसको समाज कहेंगे? ये पहला वाला समाज है, जो परिवार संबंध पूर्वक एक निश्चित लक्ष्य के लिए संबंध पूर्वक परस्पर पूरकता को ध्यान में रख के जी रहे हैं, तो समाज है। नहीं तो फिर भीड़ है, भीड़ है, नहीं तो फिर युद्ध का मैदान है। तो समाज में व्यवस्था का आधार परिवार में व्यवस्था होगी, और परिवार में व्यवस्था का आधार मानव में व्यवस्था। तो मानव में व्यवस्था बनेगी तो उससे परिवार में व्यवस्था बनेगी, परिवारों में व्यवस्था बनेगी तो फिर समाज में व्यवस्था बनेगी। क्योंकि परिवारों का ही समूह जिनका एक निश्चित लक्ष्य है, संबंध पूर्वक परस्पर पूरकता को ध्यान में रख के रह रहे हैं, तो समाज है। ये समाज है। और समाज में जीता हुआ जो मानव है उसका कुछ लक्ष्य है, जिसको कहा मानव लक्ष्य। तो क्या है मानव लक्ष्य? समाज में रहते हुए मानव का कोई तो लक्ष्य होगा ना। वो मानव लक्ष्य क्या है? तो 4 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य समाधान या सुख। ये समाधान किसी किसी में या हर मानव में, हर व्यक्ति में? क्या लगता है? किसी किसी में समाधान हो या हर व्यक्ति में समाधान हो? समाधान हर व्यक्ति में, हर मानव में। दूसरा लक्ष्य है समृद्धि। समृद्धि किसी किसी में कि हर परिवार में? समृद्धि हर परिवार में। और समाज में क्या हो? अभय, एक दूसरे पे विश्वास। और प्रकृति अस्तित्व में सह-अस्तित्व। ये 4 लक्ष्य हैं मानव के। समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व। जब हम अपना लक्ष्य देखने गए थे तो मेरा अपना लक्ष्य क्या था? सुख और समृद्धि। तो अपने तरफ से देख रहे थे, सुख और समृद्धि लक्ष्य थी। लेकिन उसी लक्ष्य को जब समाज की तरफ से देखेंगे तो अपना वाला उसमें इंक्लूड ही होगा, उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं, वो तो रहेगा ही। सुख, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व। तो उसी को कहा समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व। ये 4 लक्ष्य हैं। सबसे पहले कौन सा लक्ष्य पूरा होगा? कहां से शुरू करेंगे? शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा ना। तो समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व, ये क्रम होगा पूरा करने। ठीक है। समाज में जीते हुए मानव के 4 लक्ष्य, इसको देख लीजिए कि ये चारों आवश्यक हैं या नहीं है। ये 4 लक्ष्य जो मानव के हैं, ये सभी आवश्यक हैं या नहीं है? क्या लगता है? आवश्यक है। अगर ये चारों पूरा हो जाता है तो इसके अन्यथा और क्या जरूरत है? इसको भी देख लीजिए। फिर ये भी देख लीजिए कि वर्तमान में हम इन्हीं चारों के लिए प्रयास कर रहे हैं या कुछ और प्रयास कर रहे हैं? अभी क्या चल रहा है? वर्तमान में जो है, हम इन्हीं चारों लक्ष्य के अर्थ में प्रयास कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? तो ये आधारभूत भ्रम कुछ चल रहा है इसके जगह पे। समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व के जगह पे कुछ ये ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग। एक जो सबसे बड़ी मान्यता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा ही सब कुछ है। ये मान्यता सब में बैठ गई। बाप और भाई से बड़ा हो गया तो फिर बचा क्या? फिर क्या बचा? अब ये मान्यता सब में बैठ गई है। अगर ये मान्यता बैठ गई कि पैसा ही सब कुछ है, बाप और भाई से बड़ा है, तो फिर किसी भी तरह से असीमित सुविधा संग्रह करना है।
ये कार्यक्रम है, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं कर पा रहा है। कुछ व्यक्ति कर पा रहे हैं कि किसी भी तरह से असीमित सुविधा संग्रह करना है। और इसका आउटकम अगर आप देखेंगे इन दोनों का, तो ये 3 तरह का आउटकम, भोग उन्माद, लाभ उन्माद, काम उन्माद, ये 3 तरह का उन्माद आपको समाज में दिखेगा। ये 3 तरह का पागलपन दिखेगा। भोग में लगे हुए हैं, लाभ में लगे हुए हैं और काम में लगे। मैडनेस है ये, मैडनेस फॉर प्रॉफिट, कंजम्पशन, प्रॉफिट और सेंसुअल प्लेजर। पागलपन, उन्माद कहते हैं पागलपन को। तो भोग उन्माद, लाभ उन्माद और काम उन्माद, ये 3 तरह का उन्माद आपको दिखेगा। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, ऐसी मान्यता बैठ गई, और इसके लिए असीमित सुविधा संग्रह करना है। ये कार्यक्रम हो गया, जबकि लक्ष्य क्या था? समाधान हर व्यक्ति में, समृद्धि हर परिवार में। उसकी जगह पैसा ही सब कुछ है और किसी भी तरह से सुविधा संग्रह करना है। समाज में क्या होना था? अभय। उसके जगह समाज में क्या हो गया? भय, शोषण, शासन। भय, शोषण और शासन। जबकि लक्ष्य क्या था समाज में? अभय। तो जिन लोगों को किसी भी तरह से सुविधा संग्रह करना है, उनको समाज में भय, शोषण और शासन को बनाए रखना पड़ता है। नहीं बना के रखेंगे तो वो असीमित सुविधा संग्रह करेंगे कैसे? अगर अभय हो जाएगा समाज में तो सुविधा संग्रह करना आसान नहीं बचेगा। तो असीमित सुविधा संग्रह करने वाले लोग जो है समाज में भय को, शोषण को, शासन को बनाए रखते हैं। और उसका आउटकम देखेंगे तो ये सब दिखने लगा, आतंकवाद के रूप में, युद्ध के रूप में। क्योंकि समाज में भय को फैलाया गया, शासन को बढ़ाया गया, शोषण किया गया, तो उसका आउटकम फिर धीरे धीरे आने लगता है। प्रकृति अस्तित्व में क्या होना था? सह-अस्तित्व। अब उस सह-अस्तित्व की जगह प्रकृति अस्तित्व में प्रकृति पे क्या करने चले गए? विजय पाना है, प्रकृति का शोषण करना है। अब प्रकृति पे ही विजय पाने लगे। ये नदी इधर से क्यों बह रही है, इसको इधर घुमा दो। ये पहाड़ यहाँ पे क्यों है, इसको, कोयला यहाँ पे क्यों पड़ा है, इसको निकाल लो। ये पेट्रोलियम क्यों है, इसको हटाओ यहाँ से। ये प्रकृति पे हम विजय पाने में लगे हैं। और उसका आउटकम जो है संसाधन का अभाव, प्रदूषण और बहुत रूप में दिखने ही लगा है। अब ग्लोबल वार्मिंग, जो उस दिन कह रहे थे भैया कि ग्लोबल वार्मिंग का समय खत्म हो गया, अब क्या शुरू हो गया? ग्लोबल बॉइलिंग हो गया है। वार्मिंग का काम खत्म हो गया। अभी तो गर्म हो रहा था, वो गर्म खत्म, अब तो बॉयल करने लगा। और इस बार की गर्मी, मतलब उसका एक अच्छा ध्यान दिलाने के लिए था, लेकिन ध्यान नहीं गया होगा लोगों को। प्रकृति पर विजय पाने में ये हुआ है। हम प्रकृति पे विजय पाने चल दिए हैं कि प्रकृति को हम निपटा देंगे। तो उसमें ये हो गया है। और बहुत तरह का पागलपन चल रहा है। अभी पहाड़ों पे जिस तरह से लोग जा रहे हैं, आप देखिए क्या पागलपन चल रहा है। पहाड़ों की दुर्दशा कर दिया लोगों ने। वही कह रहे हैं, मेरे मित्र हैं, वो उनका घर जो है टेरी जो डैम है उसके और ऊपर है। तो वो कह रहे थे कि अपने बचपन का बता रहे थे कि उन्होंने पंखा नहीं देखा था कभी। वो पंखा क्या होता है उनको पता नहीं था। और स्थिति यह थी कि वो वहाँ से पढ़ने आए, बीटेक करने के लिए आए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो बोले कि ज़िंदगी में बिना रजाई के कभी सोए नहीं, तो अभ्यास ही नहीं था बिना रजाई के सोए। तो यहाँ आए तो इतनी गर्मी में भी बिना रजाई ओढ़े नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि कभी बिना रजाई के सोए नहीं बचपन में। बोले कि अब हमारे यहाँ पंखे
तो लग ही गए हैं सबके। अब धीरे धीरे ऐसे भी लगने लगे। वो पंखा नहीं देखे थे क्योंकि पंखा की जरूरत ही नहीं थी, वहां ठंड ही रहती थी हमेशा। तो धीरे धीरे वो इसी स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे एक एक चीज को निपटाते रहते हैं। ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सह अस्तित्व तो ध्यान में नहीं है, तो हम विजय पाने में लगे हुए, बहुत तरह से प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, बहुत तरह से। और ध्यान नहीं जा रहा है अभी भी लोगों को। कहीं पे मैंने सुना किसी से कि वो जो टेरी का जो डैम बना, उसका इतिहास भी गजब है। वो 2-3 बार तो बिल उसका जो है रोका गया, पास ही नहीं होने दिया गया, वो डैम बनना है करके, कि वो बहुत नुकसानदायक है, वो डैम नहीं बनेगा। उसका बिल रोका गया, पास नहीं होने दिया गया, फिर जबरदस्ती पास कर दिया गया उसको जैसे तैसे। फिर वो टेरी का जो डैम बना, उसको बनाने के लिए 5000 गांवों को विस्थापित किया गया। 5000 गांव, जो लोग पीढ़ियों से एक जगह पे रहते थे, ऐसे 5000 गांवों को वहां से विस्थापित कर दिया। क्या बीती होगी उनके ऊपर, हम तो सोच भी नहीं सकते। और वहां पे पहाड़ के ऊपर उतनी ऊंचाई पे समुद्र जैसी स्थिति बना दिया ना। 51 स्क्वायर किलोमीटर में पानी वहां पे जमा है। ऐसा कहते हैं कि अगर उसको फुल स्पीड से, जितना वो बांध के मैक्सिमम पानी छोड़ने का जो वो है, और फिर उसका प्रभाव नीचे मैदान में ज़्यादा ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए बाढ़ नहीं आए, अगर छोड़ा जाए तो पूरा खाली करने में 3 साल लगेंगे। इतना पानी वहाँ इकट्ठा कर दिया। न्यू टेरी का जो डैम बना है, इतना पानी है। तो इतने पहाड़ के ऊपर अगर आप इतना पानी जमा कर देंगे तो उसका इफेक्ट तो कुछ प्रकृति पे पड़ेगा ना। जो लोग उत्तराखंड के वो बताते हैं कि उसके बाद से, जब से वो टेरी डैम में पानी जमा हो गया, उसके बाद से उत्तराखंड में बादल फटने की घटना बहुत आम है। बादल फटना उसको कहते हैं कि अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाएगी। हाँ, ऐसा लगता है कि पूरा बादल एक ही जगह बरस गया पूरा। ये बहुत आम बात हो गई है वहां पे, लेकिन बनाया गया क्योंकि दिल्ली को बिजली चाहिए। और उसको मतलब इकोनॉमिकल भी लोगों ने जो बताया कि वो घाटे का सौदा है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जितनी बिजली उससे बनेगी और जितने समय तो उस डैम का लाइफ है, वो घाटे का सौदा है। जितना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और जितना लोगों को विस्थापित किया गया, जितना जनजीवन प्रभावित हुआ है उससे, वो बहुत घाटे का सौदा है, लेकिन किया लोगों ने। अब बताने वाले उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही बताते होंगे मुझे लगता है, लेकिन जहाँ से मैंने सुना वो तो यही कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो डैम है वो इतना मजबूत नहीं है। इनफैक्ट ये जो हिमालय की रेंज है ना, ये बहुत नई है। मतलब पहाड़ों की एज के हिसाब से देखें तो हिमालय बहुत नया पहाड़ है, तो वो बहुत मजबूत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और बद्रीनाथ में वो जो घटना हुई, बद्रीनाथ में हुई ना, केदारनाथ, वो केदारनाथ में जो घटना हुई, वो घटना के बाद लोगों को समझ में आया कि वहाँ का जो वो पहाड़ है वो उतना मजबूत नहीं है, वो रॉक नहीं है, वो चूना पत्थर का पहाड़ है। तो ऊपर बिल्डिंग ऐसे बनी हुई है और नीचे से जो है, तो वो तो समझ में आया ना कि वो बहुत मतलब मजबूत नहीं है। और दूसरा ये कहते हैं कि चाइना के बहुत रेंज में है वो, एक रिस्क तो ये भी है उसमें। और चाइना से संबंध तो हमारे बहुत ठीक रहते नहीं। तो वो वीडियो जिसमें मैंने ये इनपुट लिया, उसमें सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर इस डैम को तोड़ दे, किसी भी मतलब टूट जाए या तोड़ दे, या चाइना ही तोड़ दे या जो भी, तो पूरा उत्तर भारत प्रभावित होगा। इतना पानी है उसमें कि लगभग 50 करोड़ आबादी उसके इफेक्ट में आएगी। एक घंटे या कितना समय वो बोल रहे थे कि 9 मीटर पानी में हरिद्वार डूबा होगा, 9 मीटर पानी में।
उनका बहुत कैलकुलेशन है, जो भी उनका कैलकुलेशन है उसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बताया हो तो भी ये प्रकृति पे विजय पाने का जो हमारा प्रयास है ना, वो प्रयास बहुत अच्छा तो नहीं है। प्रकृति पे हम विजय नहीं पा सकते। प्रकृति में हर चीज की बनावट है, कहाँ नदी होगी, कहाँ पहाड़ होगा, कहाँ समुद्र होगा, कुछ निश्चित नियम के तहत बना होगा ना। मैं कोई निश्चित नियम से बना होगा कि समुद्र कहाँ होगा, मैदान कहाँ होगा, पहाड़ कहाँ होगा। अब हम पहाड़ के ऊपर समुद्र बना देंगे तो ये तो लगता है जरूर कुछ इफेक्ट उसका आएगा। लेकिन ये सब विजय पाने में लगे हुए हैं प्रकृति के ऊपर और उसमें बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि लक्ष्य क्या था? सह-अस्तित्व। तो ये 4 लक्ष्य हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व। तो इस 4 लक्ष्य को पूरा करने जाएंगे तो कहां से शुरू करेंगे? समाधान। पहला तो यही पूरा होगा। समाधान के साथ ही समृद्धि आती है, समाधान के बिना समृद्धि नहीं आएगी। समाधान के साथ ही समृद्धि आएगी, और समाधान समृद्धि के साथ अभय, और इन तीनों के साथ सह-अस्तित्व। तो समाधान, समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व मानव के 4 लक्ष्य हैं जो इस क्रम में पूरा हो सकते हैं। और इसको पूरा करने में मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम हैं। मानव के ये 4 लक्ष्य मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम से पूरे हो सकते हैं। एक बार वो इससे पहले वाली जो स्लाइड थी ना, नहीं इससे पहले वाली नहीं, इससे पहले वाली थी ना, समाज व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, ये वाली, कि वास्तव में अभी मैं देखता हूँ कि जैसे इस समय हालत तो यही है। आपने बोला 3 स्थितियां हैं, समाज या भीड़ या युद्ध का मैदान। किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, भीलवाड़ा के, चाहे गाजीपुर के, चाहे दिल्ली के, अफरा तफरी मची हुई है। अमीर दौड़ रहा, गरीब दौड़ रहा, अनपढ़ दौड़ रहा, पढ़ा लिखा दौड़ रहा, हिंदू दौड़ रहा, मुसलमान दौड़ रहा है, साइकिल वाला दौड़ रहा है, कार वाला दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं, सब दूसरे को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। क्लास में पूरी दुनिया में हर बच्चा दूसरे को पीछे छोड़ना चाह रहा है, फर्स्ट आना है। बिजनेस में हर व्यक्ति अपने कंप्यूटर को क्रश करके मोनोपोली चाह रहा है, सबको पीछे छोड़ना है। तो पूरा थोड़ा सा चूक हुई, हमने अपने आप को शरीफ माना, उसके आधार पर हर चीज बिगड़ते बिगड़ते हुए एक्स्ट्रापोलेट होते यहाँ तक पहुंच गए कि वास्तव में अभी युद्ध का मैदान ही, जो शब्द चुना गया ना, लिखा था बैटल फील्ड, बिल्कुल परफेक्ट है वो। अभी तो ऐसा लग रहा है छीना झपटी का युग है ये। हर आदमी छीनने में लगा है, आदमी आदमी को निकल रहा है, अमीर गरीब को निकल रहा है, नोच रहा है कैसे भी। अब 800 करोड़ लोग सुबह उठते हैं, नहा धो के निकलते हैं खाना खा के, और कैसे भी पैसा आ जाए, बस कुछ भी करना पड़े। तो उसमें मैं तो कई बार सोचता हूँ तो मैं तो घबरा जाता हूँ कि यार ये मतलब इतने लोग हैं, किसी का दिमाग ही नहीं चल रहा है यार, क्या कर रहे हैं हम, सभी दौड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, इतने विद्वान लोग हो गए जिनके बहुत चर्चा है, जिनको बड़ा माना जाता है, किसी के मन में ये विचार नहीं आया, क्योंकि पूरा अस्तित्व को, डिजाइन को देखा नहीं। हमारे यहाँ परंपरा में महापुरुषों ने ये साधना विधि से पहुंचे तो देख पाए, तो वो समझ पाए कि यार ये जीतने की चीज नहीं है, जीने की चीज है, साथ में जीना है। ये जीतने के चक्कर में तो हम निपटा देंगे एक दूसरे को ही, और एक दूसरे को निपटा ही रहे हैं। मतलब वो जो कह रहे हैं ना, भय सबसे बड़ा, तो अब जानवर से नहीं, जानवर तो हमसे डर रहा है, अब तो आदमी आदमी से डरा हुआ है। नीचे काले वाले में ये मान्यता तो सब में हो गई कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन वो असीमित सुविधा संग्रह सब लोग तो कर नहीं पा रहे हैं ना, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ व्यक्ति कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके, हर परिवार नहीं कर पा रहा है, कर ही नहीं सकता ना, तो धरती नहीं बचेगी। देखिए मुद्दा ये है ना कि एक व्यक्ति अगर आ गया, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं समझ समझ सुविधा, 1 नंबर पे समझ, 2 नंबर पे संबंध, 3 नंबर पे सुविधा। तो प्रायोरिटी पे समझ है, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया जिसके पास खाने का नहीं, भूखा है, अब उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? अब आप नहीं कह सकते कि उसकी प्रायोरिटी समझ है। उसकी पहली प्रायोरिटी सुविधा है, पहले उसका पेट भरे। तो वो काम गलत है ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ये हो गया कि अब पेट भर गया, अब क्या करेगा भाई?
अब आगे का कुछ सोचा जाए। तो पेट भर रहा है वो ठीक है, पेट भरने के अलावा भी तो कुछ है दुनिया, तो फिर उसके साथ और क्या कर सकते हैं, उसको सोचने की बात है। इसीलिए वो दान को कहते हैं 3 तरह का दान कर सकते हैं। जो आप कह रहे थे ना कि बांट रहे हैं, वो बांटने में 3 दान है। एक तो हम सुविधा का दान कर रहे हैं कि हमको लगता है हमारे पास ज़्यादा है यार, इसके पास कम है, उसके पास नहीं है, उसको दे दो। वो मानते हैं कि ये बड़ा दान है और उसी को दान मानते हैं लोग। जबकि मुझे लगता है कि उससे बड़ा दान है भाव का। संबंध में एक दूसरे के साथ जो हम भाव को दे रहे हैं दूसरे को, वो एक बड़ा है उससे। वो सुविधा वाला उसको कभी पूरा नहीं कर सकता। जो हम किसी व्यक्ति के साथ वो परेशान हो गया है, उसके साथ बैठ के और आत्मीयता से बात कर लेते हैं, कितना भी पैसा दे दें उससे वो ज़्यादा है। ये जो भाव हमने उसके साथ व्यक्त किया और भाव के साथ जिए उसके साथ, और उससे अधिक बड़ा क्या है, समझ का दान। भाई उसको समझदार जिम्मेदार बनने में उसको सहयोग कर दिया जाए, अब वो उसके जीने में निरंतरता आ सकती है, निरंतर सुख पूर्वक जी सकता है। लेकिन अभी हम वो तीसरे वाला जो सुविधा वाला दान है ना, हम उसको दान मानते, उससे काम चलेगा नहीं, उससे ज़्यादा संबंध में भाव और उससे अधिक समझ। तो वो सुविधा बांटने से नहीं चलेगा। आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई सुविधा की जगह पे खड़ा है, सुविधा दे दें, लेकिन उसके साथ भाव से जुड़ें और फिर उसको धीरे धीरे समझ तक ले जाएं, तब पूरा पड़ेगा वो, नहीं तो उसके लिए वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो कोई भी छोटा नहीं है, काम सब ठीक है, लेकिन ये है कि तय करना पड़ेगा कितने से काम हो जाएगा, क्या तो नहीं होगा। केवल सुविधा देने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। संबंध में भाव भी देना जरूरी है। अभी जनरली सुविधा देने वालों का भाव नहीं रहता है। आप उस बात को कहते भी हैं, वो जो देने जा रहे हैं तो देने का भाव नहीं है, फोटो खिंचाना जरूरी है, तो बहुत देने का भाव है नहीं। अब वो दे रहे हैं तो दे रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं तो बांट रहे हैं, तो वो भाव के साथ दें। और फिर उसमें ये तय करें कि भाई समझ जब तक नहीं दे पाएंगे, समझ नहीं पहुंचेगी दूसरे तक, तब तक वो फिर डिपेंडेंट रहेगा। वो निर्भर बनाना नहीं है, उसको स्वतंत्र बना देना है, स्वतंत्र हो जाए वो। तो मुझे लगता है कि वो तीनों ही करना पड़ेगा। नहीं, जैसे वो थोड़ा बहुत गणेश सर से पता पड़ता है कि हमने तो पुराना को पढ़ा नहीं, कि पहले आर्थिक व्यवस्था जो बनाई गई ऐसी थी कि समाज में अंतर पहले और अंतिम व्यक्ति में कम हो। फिर भी जो अंतर आता है, तो बोले कि पहले के जो सेठ थे उनके लाइफस्टाइल से आप पता नहीं कर सकते कि इनके अंतिम व्यक्ति के बीच में अर्थ का कितना अंतर है। कपड़े एक जैसे होते थे, भोजन एक जैसा होता था और मकान भी एक जैसे होते थे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता था तो वो वापस समाज के सदगति के लिए काम आए, उसमें दान दक्षिणा आया। और उसी में फिर वो जो प्रसाद बताया उन्होंने कि मंदिर में जो प्रसाद, चाहे वो मिठाई के रूप में चाहे भोजन के रूप में जो हम कराते हैं वहाँ पर, तो वो ये कि जिसके पास ज़्यादा आ गया वो मंदिर में जाता था, वहाँ समर्पित करता था, उसमें से कुछ उसको मिल जाता था, बाकी लोगों में बढ़ जाता था। उसमें फिर फर्क नहीं किया जाता, फर्क सभी को मिलेगा वो। तो ऐसे करके असंतुलन को वापस ठीक करने का प्रयास होता था। उसके लिए इतने रीति रिवाज बनाए गए, इतनी व्यवस्था बनी रहे, मानव मानव बना रहे, उसके लिए सोचा गया। लेकिन वास्तव में आदमी की मानसिकता भी खतरनाक है कि ऐसा महापुरुषों को सोचे हुए सारी व्यवस्था के ढांचे को तहस नहस करके वापस वहीं ला दिया जहाँ थे पहले। तो काम तो इसलिए मानसिकता पे ही होना है, वो हो जाएगा तो व्यवस्था कुछ लोग सोचते हैं उसमें बन सकती है ना। सोचा तो है। यहाँ पे जो मानव के 4 लक्ष्य हैं, उन 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम की बात कर रहे हैं। जो 5 आयाम है, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा और विनिमय कोष, ये 5 आयामी मानवीय व्यवस्था है। इस मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम से मानव के 4 लक्ष्य कैसे पूरे हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हो। तो जो पहला लक्ष्य है समाधान का, जो सुख का, हर व्यक्ति समाधानित हो जाए, हर व्यक्ति सुखी हो जाए, ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो 1 नंबर का लक्ष्य किससे पूरा हो जाएगा? शिक्षा संस्कार से। शिक्षा संस्कार से हर व्यक्ति सुखी हो सकता है, हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है, सही को समझ के सही भाव को सुनिश्चित करके सुखी हो जाएगा।
तो शिक्षा संस्कार से 1 नंबर का लक्ष्य समाधान वाला पूरा होगा। स्वास्थ्य संयम से आवश्यकता को हम पहचान पाएंगे। शरीर के साथ व्यवस्था की जब बात हुई थी तो उसमें आवश्यकता को पहचानने की बात हुई। स्वास्थ्य संयम की जब बात हुई तो वहाँ से आवश्यकता पहचान में आई। तो स्वास्थ्य संयम से आवश्यकता को पहचान पाते हैं और उत्पादन कार्य से उसको पूरा कर सकते हैं, तो 2 नंबर का जो लक्ष्य है समृद्धि का वो पूरा हो सकता है। तो ये दोनों को मिला के ये समृद्धि वाला 2 नंबर का लक्ष्य पूरा हो सकता है। ये 4 नंबर वाला और ये जो डॉट मतलब थोड़ा हल्के कलर में है उस पर लौट के आते हैं अभी। तो आवश्यकता को पहचान के और उत्पादन करके उससे 2 नंबर का समृद्धि का लक्ष्य पूरा होगा। परिवार से लेकर विश्व परिवार तक अगर हम न्याय को सुनिश्चित कर पाएंगे तो ये 3 नंबर का जो लक्ष्य है अभय या एक दूसरे पे विश्वास, ये पूरा होगा। और प्रकृति अस्तित्व की सुरक्षा कर पाएंगे तो ये 4 नंबर का लक्ष्य जो है सुरक्षा से पूरा हो सकता है। तो इस तरह से 4 लक्ष्य पूरा होंगे। ये जो विनिमय कोष है, चूंकि हम उत्पादन हर चीज का नहीं कर सकते इसलिए हमको विनिमय करना पड़ेगा। तो समृद्धि जो है उसमें स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष, ये 3 को मिला के समृद्धि वाला काम पूरा होगा। क्योंकि हर चीज का उत्पादन तो हम कर नहीं सकते, तो विनिमय से कुछ चीजें हमको मिलेंगी। तो स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष 3 को मिला के समृद्धि वाला लक्ष्य पूरा होगा। अब जब विनिमय हम कर पाएंगे तो विनिमय करते हुए हमारा एक दूसरे के साथ संबंध और अच्छा होगा समाज में। तो जो 3 नंबर का भय वाला लक्ष्य है उसमें ये सहयोगी होगा, विनिमय कोष वो सहयोगी होगा। और जो हम उत्पादन करने जाएंगे तो प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रख के उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन करते समय ये 4 नंबर का लक्ष्य भी ध्यान में रहेगा। तो उत्पादन ऐसा होगा कि वो प्रकृति का सुरक्षा भी कर पाएगा, अस्तित्व को भी ध्यान में रख के हम कर पाएंगे। इसलिए ये थोड़ा लाइट कलर में ये और ये लिखा है क्योंकि ये सहयोग कर रहा है, उसमें डायरेक्ट नहीं पूरा कर रहा है। ये जो गाढ़े में है वो सीधा सीधा उसको पूरा कर रहा है। तो मानवीय व्यवस्था के जो 5 आयाम हैं, इससे जो है मानव के 4 लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व ऐसे पूरा हो सकता है। मानव के जो 4 लक्ष्य हैं वो ऐसे पूरे हो सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। इसको आपने कैसे जोड़ा था स्वास्थ्य संयम को उत्पादन कार्य से, कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य श्रम से उत्पादन होना, इसलिए स्वास्थ्य संयम से हम आवश्यकता को पहचान पाते हैं। तो जब शरीर के व्यवस्था की बात करते हैं, शरीर के साथ व्यवस्था की जब बात करते हैं तो वहाँ पे संयम का जो भाव आता है, शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए संयम का भाव। तो संयम का भाव क्या है कि शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव। तो शरीर के पोषण के लिए कुछ सुविधा चाहिए, संरक्षण के लिए कुछ सुविधा चाहिए और सदुपयोग के लिए कुछ सुविधा चाहिए। तो वहाँ से सुविधा कुल कितनी चाहिए ये बात अपने को समझ में आती है, ये पहचान होती है। और फिर उत्पादन कार्य करके और विनिमय कोष करके उसको पूरा कर पाते हैं, तो उससे समृद्धि सुनिश्चित होगी। और परिवार से विश्व परिवार तक न्याय को कर पाएंगे तो अभय हो जाएगा, और प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो सहअस्तित्व हो पाएगा। ये जो मानव के 4 लक्ष्य हैं, मानवीय व्यवस्था के जो 5 आयाम हैं, इससे ये पूरे हो सकते हैं। हाँ, तो भैया का प्रश्न ये है, चूंकि माइक नहीं लिया इन्होंने, कि जब विनिमय करने जाएंगे तो उसमें माध्यम क्या होगा, विनिमय का इकाई क्या होगी, कह रहे हैं माध्यम क्या है कि विनिमय कैसे करेंगे। तो ये मतलब अब जब व्यवस्था को जब करने जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, उसको सोचना पड़ेगा कि मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, या किस रूप में मुद्रा होगी, या कैसे वो विनिमय करेंगे। वो तो जब व्यवस्था को बनाने जाएंगे तब वो अभी जो तत्कालिक स्थिति परिस्थिति है उसी के आधार पर अभी तो शुरू जब करेंगे तब तो इसी जगह से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी माध्यम तो मुद्रा ही है। तो अभी शुरू तो मुद्रा से ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे जो है जितना वो गहराई में जाएगा उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि धीरे धीरे उसको कैसे रिप्लेस किया जाए, क्योंकि मुद्रा कोई वास्तविकता तो है नहीं, वो तो कोई वास्तविकता है नहीं। तो धीरे धीरे उसको हटाया जा सकता है, अभी तो उसी से शुरू करना पड़ेगा।
अभी तो मुद्रा से ही करना पड़ेगा। जी नहीं, इसमें जैसे न्याय सुरक्षा एक आयाम है ना, हाँ, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, शिक्षा संस्कार एक आयाम है, शिक्षा से संस्कार आएंगे। स्वास्थ्य से हम दूसरा आयाम है, जिसमें संयम रखने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उत्पादन कार्य में कार्य करने से उत्पादन होगा। न्याय करने से सुरक्षा होगी, भय से मुक्त होंगे घर में बाहर। और विनिमय करने से कोष बनेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं? ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। ये न्याय सुरक्षा भी नहीं जुड़ेगा। न्याय जो है मानव मानव संबंध की बात कर रहे हैं और सुरक्षा मानव शेष प्रकृति संबंध की बात कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो एक मानव का दूसरे मानव के साथ जो संबंध है उसमें न्याय की बात है, और एक मानव का जो शेष प्रकृति के साथ संबंध है उसमें सुरक्षा की बात है। तो ये न्याय सुरक्षा है। और विनिमय कोष है, विनिमय के अलावा जो बचेगा उसका फिर कोष करेंगे, उसका भंडारण करेंगे। तो इस अर्थ में अलग अलग है। तो ये 5 आयामी मानवीय व्यवस्था है जिससे मानव के 4 लक्ष्य पूरे होते हैं। इतनी बात ठीक है? ठीक है। इच्छा तो बहुत है, अब देखते हैं इस शरीर यात्रा में कितना हो पाएगा कि एक ऐसा मॉडल तो बनाया कि 5 आयाम जो सोचे गए मानवकृत व्यवस्था के, जिससे हर मानव की ये 4 लक्ष्य जो हैं ये पूरे हो सकें। तो हाँ, बनेगी, टीम बनेगी। आप लोग मदद करते रहेंगे तो टीम भी बन जाएगी, कुछ होगा। टीम में पहले पत्नी को जोड़ना होता है। हाँ, इसलिए तो मैं इसको बुलाता रहता हूँ ना, क्योंकि वास्तव में इसके बिना तो गाड़ी चल नहीं सकती ना। तो आज बैठी है, सुन रही है, तो अच्छी बात है। तो ये बात तो ठीक है कि धीरे धीरे इस पे सोचना तो पड़ेगा। अभी तो ये जो 5 आयाम है ना, अभी देखेंगे तो मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास किसमें परेशान है, तो ये ऊपर के 2 में निपट गया है। वो शिक्षा संस्कार और स्वास्थ्य संयम में कमाई का 70% हमको तो लगता है कम से कम जा रहा है, उससे कम नहीं जा रहा है। इतना भारी हो गया आज के दिन ये दोनों। 70% जाता है कमाई का, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए मैं देख रहा हूँ। हाँ, जो बच गया वो शादी विवाह और इस तरह के कार्यक्रमों में। वही तो वो तो ये है कि वो दोनों को अगर ठीक से सुनिश्चित कर दिया जाए ना, तो बहुत आवश्यकता फिर जो ज़्यादा अभी आज के दिन दिखती है वो तो नहीं बचेगी उतनी। शिक्षा की और स्वास्थ्य की गारंटी हो जाए तो फिर भाग दौड़ कम हो जाएगी, इतनी भाग दौड़ की जरूरत बचेगी नहीं। लेकिन नहीं, आज के दिन वो गारंटी। ये बताइए, जैसे जब ये कहा जा रहा है आदरणीय नागराज जी द्वारा कि आदमी गलती से नहीं सीखता है, सही के रेफरेंस से ही सीखता है, इसलिए कोरोना वायरस से हमने कुछ नहीं सीखा। 50 लाख से ज़्यादा मरे होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ नहीं सीखा। दौड़ और बढ़ी है। भिलवाड़ा में तो मैं देख रहा हूँ चीटिंग बढ़ी है। कोरोना के बाद कुछ समय तक लोगों ने लगाया मास्क वगैरह, दूरी भी रखी, अब तो सब हट गया। और अब तो ये कि और जल्दी आ जावे, जबकि अपने हर कुटुंब, सेकेंड वेव ने हर कुटुंब में कम से कम एक मौत तो हुई है। हर व्यक्ति के मिलने वालों में किसी न किसी की मौत हुई सेकेंड वेव में। उसके बाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ ना कि सबने मौत देख ली अपने आसपास वाले की, है ना, उसके बाद भी नहीं सीखा। तो गलती से नहीं सीखते, सही के रेफरेंस से सीखते हैं। तो अब जब मैं बात करता हूँ यार एक ऐसा सेंटर बनाना है, मॉडल बनाना है जहाँ ये 5 आयाम दिखें, को आया तो उसको लगे ये खाली को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जगह नहीं है। ये यहाँ पर ये 5 आयाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे मेरे साथ वाले कहते हैं यार कि ये मॉडल की बात आदरणीय नागराज जी कहीं कही नहीं है, और ऐसा कोई अलग से बनाना नहीं है। जो बना हुआ है गांव, उन्हीं में ऐसी व्यवस्था बनानी है।
तो मैंने कहा ऐसा कि बिना सही के रेफरेंस के तो आदमी की कल्पना में नहीं आता कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो इसमें मैं तो निकट दोष रहता ही है परिवार में, तो मैं उतना कहता हूँ तो वो कान साफ रखती है, इधर का सुनती है उधर का निकाल देती है। तो जो भी प्रबोधक आते हैं तो मैं थोड़ा टाइम फ्री छोड़ता हूँ जब आप घर आएंगे ना आखिरी दिन, तो जिससे अब आपसे तो कोई निकट दोष नहीं है, तो आप शायद मेरे भाव को कन्वे कर पाए भी कि मैं क्या चाहता हूँ, और उसमें पवित्रता अगर है तो साथ देना बनता है पत्नी का। तो जब दोस्त समझ पा रहे हैं तो पत्नी क्यों नहीं समझ पा रही मेरे भाव को। ये तो हमारी शादी भी पुरानी होगी, 33 साल हो गए हैं, 33 हो गए, 1990 की शादी है। तो मेरे साथ वाले समझ पा रहे हैं मेरे भाव को, समझ पा रही है, तो वो एक पीड़ा बोलो क्या बोलो जो भी एक रहती तो है ही है। तो और चूंकि इसमें कोई संकल्प मेरा बना हुआ है, मैं तो ये शरीर यात्रा में ऐसे खा पी के निकलने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ तो करूँगा मैं, तो इसलिए मैं बोल भी देता हूँ। तो ये भी जानती कि जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। तो अब इसको कैसे हारमोनियसली किया जाए वो आपको मैं थोड़ा आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको आज ही शुरू कर सकते हैं। होमवर्क मुझे पहले मिल गया है। ठीक पर है। ये बिना सही का रेफरेंस के बिना गलती से जब आदमी नहीं सीखता है तो एक बार सही का एक मॉडल बनाना पड़ेगा ना, जो दिखाएं भी हाँ तो ऐसा होता है। यहाँ स्कूल में देखो शिक्षा में स्किल भी दे रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं, यहाँ पे देखो मॉडल जो है ना वो स्ट्रक्चर से नहीं बनता है, लोगों से बनता है। हाँ, तो लोग तैयार होने हैं, इसलिए तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि घर में भी तैयार कर रहे हैं, बाहर भी तैयार कर रहे हैं। तो उसमें अगर मुझे कुछ अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है या वर्किंग स्टाइल बदलनी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि इतना एक व्यक्ति ने एक शरीर यात्रा में जो काम किया आदर नागराज जी ने, अकल्पनीय है, मेरे लिए अतुलनीय है। मतलब पूरी दुनिया का 800 करोड़ विद्वान, इतने विद्वान लोग हैं, पहले भी आए किए, कोई आज पहले वालों छोड़ देते हैं, आज के समय में जितने 800 करोड़ है, कोई सोच नहीं पा रहा है यार कि ये जो फंस गया मानव जाति उसको निकाले कैसे। उन्होंने सबका समाधान तो दे दिया है। अब एक व्यक्ति ने इतना कर दिया, हमको रेडीमेड सब मिल गया, जैसे आप बोल रहे हो भी मैंने कुछ किया नहीं, सब कुछ तो मुझे रेडीमेड मिला है। तो मुझे भी वो लगता है यार कि हमने कोई श्रम तो किया नहीं इसके लिए। अगर अब भी प्रयास नहीं करेंगे और ये बहाने बनाते रहेंगे, निकट दोष है, ये है वो है, पत्नी तैयार नहीं हुई, वो नहीं तैयार हो, तो फिर तो बहाने को कोई अंत नहीं है ना, फिर बहाने बनाते रहो और क्या है। अब मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, उसमें कहाँ चूक है वो आपको बताना है। भाई आप थोड़ा सा ये लाइफस्टाइल बदलो, थोड़ा पत्नी भी ज़्यादा खुश हो जाएगी और बाहर भी कुछ कर पाएंगे, है ना। परिवार में तो व्यवस्था मतलब जितना वो जो पैसे से जो होना था वो तो हो गया। देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, पैसे से आने वाला सुख तो आ गया है, अब आगे का सुख पैसे से आएगा नहीं, अब तो समझने से ही आएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा इसको ना अगले 2-3 दिन गंभीरता से, बिलौड़ा छोड़ने के पहले। जी। तो ये जो मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम हैं, उससे मानव के 4 लक्ष्य पूरे होते हैं। तो एक एक करके 5वां आयाम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। उस आयाम में शिक्षा संस्कार जब कह रहे हैं तो उसका आशय क्या है और कैसे उससे व्यक्ति के समाधान का लक्ष्य पूरा होगा। तो एक एक को अब इन 5 आयाम को समझने का प्रयास करते हैं। इसी 5 आयामी मानवीय व्यवस्था को 10 सोपान में करके मानवीय व्यवस्था का एक स्वरूप बन सकता है, ऐसा प्रस्ताव है आप सब लोग के लिए। तो वो कैसे एक एक व्यवस्था, एक एक मानवीय ये जो आयाम है उस पर क्या समझने की आवश्यकता है, उस पर बात कर लेते हैं। अभी जितना समय और परिस्थिति अलाउ करेगी उतना उसमें गहरे में और अध्ययन शिविरों में बात तो होती है, लेकिन परिचय शिविर में जितना कर सकते हैं उतना कर देते हैं। तो पहला शिक्षा संस्कार का आयाम। तो उस दिन भी बात हुई थी शिक्षा का क्या मतलब है और संस्कार का क्या मतलब है। तो शिक्षा का मतलब है सही समझना। क्या समझना है? तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना, ये सही समझना है, ये शिक्षा है। और सही जीना वो क्या है? संस्कार। सही समझने के आधार पे सही जीना होता ही है। जैसे ही हम सही समझते हैं फिर सही जीना, उसी को कहा संस्कार। और फिर सही जीने जाएंगे तो सही जीने
कहाँ जिएंगे? तो स्वयं में जिएंगे, परिवार में जिएंगे, समाज में जिएंगे, प्रकृति अस्तित्व में जिएंगे। तो उसी को कहा कि स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था पूर्वक जीना, पूरी व्यवस्था में, स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था पूर्वक जीना। तो सही समझने के आधार पे सही जीना, इसी को कहा शिक्षा संस्कार। थोड़ी देर रुक के जाएं आप लोग, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूं। अगर रुक सकते हैं तो रुक जाएं तो ठीक रहेगा। हाँ, फोन कर लें। एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी जो ये वाला जो टॉपिक मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अपील करता है। मतलब परिवार वाला, संबंध वाला एक बात अपील करती है, लेकिन ये शिक्षा संस्कार वाला जो प्रोसेस है वो भी बहुत अपील करता है, खास करके उनके लिए जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं या होने वाले। ठीक, तो अब ये शिक्षा संस्कार की जो प्रक्रिया है, ये शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया शुरू कब होती है, चलती कैसे है और कब तक चलती है? क्या लगता है ये कब शुरू होती है, कैसे चलती है और कब तक चलती है? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कह रहे हैं। तो अब ये जो देखिए कितना लोगों ने सोचा है, कितना बारीकी से सोचा गया है कि ये जो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया है ना, ये मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है। ये सीखने समझने का क्रम किसमें है? शरीर में तो है नहीं, मैं में है। मैं में ये सीखने समझने का क्रम चल रहा है। मैं और शरीर के बीच में जब अस्तित्व होगा तो सीखना समझना तो वहीं से शुरू हो जाएगा ना। तो जो सूचना है वो सूचना ये है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब से ही ये शिक्षा संस्कार का काम शुरू हो जाता है। और वो कब होता है, उसका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि चूंकि मैं और शरीर का अस्तित्व जब हुआ, वो जो कम्युनिकेशन शुरू होता है वो ब्रेन के डेवलपमेंट के बाद होगा। और ब्रेन डेवलपमेंट का समय जो है वो लगभग 20 सप्ताह के आसपास कुछ बताते हैं, 18 से 20-22 सप्ताह के बीच में कभी होता है। 4-4.5 महीने के आसपास का एक समय है। जब ये ब्रेन डेवलप हो गया तो मैं और शरीर का अस्तित्व हो गया। जो लोग इसको एक्सपीरियंस किए हैं उनको पता है कि 4-4.5 महीने के आसपास के बाद हलचल शुरू होती है, वो पता चलता है। तो वो अस्तित्व बना, तो वो वहां से सूचना तो मिलना शुरू हो गई, इनपुट तो लेना शुरू हो गया, शिक्षा का काम तो वहीं से शुरू हो गया। पैदा होते होते तो बहुत कुछ वो शिक्षा ले चुका है, बहुत सारा इनपुट उसको ले लिया। इसीलिए अपने यहाँ शायद कहते हैं कि जो माँ गर्भवती होती है उनको कहते हैं कि भाई खुश रहा करो। लेकिन इतना कहने से कि खुश रहा करो, अगर खुश हो जाए तो फिर क्या ही कहना। इसलिए हमारे तरफ यहाँ का पता नहीं, पहली बार ही मैं अब भीलवाड़ा का आप लोग बताएंगे, लेकिन हमारे तरफ यूपी और पूर्वी यूपी और बिहार में एक जनरल मान्यता ये है कि पहला बच्चा, खास करके पहला बच्चा जब करना है तो मायके में करें, पीहर में करें उसको। यहाँ पे भी है, ऐसी मान्यता रही है। उसका मुझे 2 कारण समझ में आता है। एक कारण तो ये समझ में आता है कि सास के साथ रहना हो और माँ के साथ रहना हो, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होगी, तो ज़्यादा संभावना है कि माँ के साथ। सास के साथ नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो ये है कि माँ के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, खुश रहेगी, अच्छा वातावरण रहेगा। तो माँ खुश रहेगी तो माँ के भाव विचार का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो माँ के भाव विचार, माँ के व्यवहार कार्य का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पीहर में जाके बच्चे पहला कम से कम बच्चा करने का जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है, वो 2 रीजन मुझे समझ में आता है। एक तो ये है कि माँ के साथ जब वो रहती है तो एक तो मायके में, पीहर में एक जो वातावरण है वो वातावरण भी ठीक बना रहता है उसके लिए।
तो उसका प्रभाव माँ पे और फिर माँ का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो माँ का व्यवहार, विचार, भाव, वो सबका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे पे, और बाकी लोगों का माँ के पे, और माँ का फिर बच्चे पे। तो माँ का डायरेक्ट और बाकी लोगों का इनडायरेक्ट प्रभाव बच्चे के संस्कार पे पड़ता है। तो इसलिए एक तो वो मान्यता रही होगी। एक मुझे दूसरी जो बात समझ में आती है, वो मैंने मतलब मुझे अपने से वो लगा कि ऐसा होगा, ये दोनों ही बातें मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये जो गर्भकाल का दौर है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने पे अपने यहाँ परंपरा में जोर दिया गया है, क्योंकि माँ के पूरे ही कार्य व्यवहार, भाव विचार का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, तो कुछ अन्यथा नहीं जाए, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसा एक मान्यता भी है अपने यहाँ परंपरा में। तो मुझे लगता है कि मायके ससुराल में रह के, मतलब पति के साथ रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना हो और पति के से दूर रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, तो मुझे लगता है कि वो दूर रह के करना ज़्यादा आसान है। तो इस कारण भी वो मायके जाके पहला बच्चा करने की एक परंपरा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि लोगों ने इतना बारीकी से सोचा है, क्योंकि वो बच्चे को सीधा सीधा माँ के भाव, विचार, व्यवहार, कार्य का प्रभाव बच्चे के शिक्षा संस्कार पे पड़ना शुरू हो जाता है वो गर्भकाल के दौरान से ही। तो शिक्षा का काम तो शुरू वहीं से हो जाता है। जब तक वो पैदा होता है तब तक वो बहुत कुछ अपने में इनपुट ले चुका होता है। अब वहाँ से जो है वो अनुसरण करना शुरू करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अनुसरण करता है। ये जो अनुसरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अगर देखें तो होता क्या है कि बच्चा जो देखता है उसको सही मानता है और उसका ऐसा ही करने का प्रयास करता है। जैसा देखता है उसको सही मानता है और उसको ऐसा करने का प्रयास करता है। और इसी प्रक्रिया के तहत ये जो बच्चा है 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होते होते हर बच्चा भाषा सीख जाता है। वो भाषा सीख जाता है। वो भाषा सीखने के लिए हमने क्या किया, उसको कुछ किया क्या, लेकिन उसको भाषा सीख गया वो। आज के दिन जो बड़े हो गए हैं उनको अगर 3 साल में उस लेवल की भाषा सीखना हो जिस लेवल का बच्चा सीख जाता है 3 साल में दूसरी कोई नई भाषा, बहुत कठिन है। अच्छा, वो भाषा ही नहीं सीखता, इतना वो विश्वास करता है और इतना कॉपी करता है कि सामान्य रूप से आप बात करके बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है किस भाषा क्षेत्र का है, उसके भाषा की बोली जो है वो बोली क्या है, उसका टोन क्या है, उसका तरीका क्या, वो सब भी बदलता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में आएंगे तो आप बता सकते हैं उसकी भाषा सुन के कि ये पूर्वांचल का रहने वाला है, कि ये मध्य यूपी का है, कि ये मेरठ का रहने वाला है। उसकी भाषा से आप बता देंगे, मतलब हम लोग उसको पकड़ पाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा, अलग अलग एरिया का टोन भी अलग अलग होता है, वो टोन भी कॉपी करता है। आप देखिए, जिन घरों में बहुत आराम आराम से बात करने की परंपरा है उस घर का बच्चा भी आराम आराम से बात करता है। जिन घरों में चीखने चिल्लाने की परंपरा है उस घर का बच्चा भी चीख चिल्ला के बात करता है। जिन घरों में गाली दे के बात करने की परंपरा है उस घर का बच्चा भी गाली दे के बात करता है। इतना कॉपी करता है वो, उसको पता नहीं कि क्या है ये, उसको तो लगता है कि ये सब सही है। वो तो सही मान के ही शुरू करता है। तो वो जो देखता है उसको सही मानता है और उसको करने लगता है और वैसा कॉपी कर लेता है। तो जहां भी आप देखेंगे जिस घर का भी बच्चा वैसा वो करने लगता है। एक परिवार है मेरे यहाँ गांव के पास में, तो उनके एक परिवार का बच्चा को एक बार मैंने देखा गाली देते हुए, बहुत छोटा सा बच्चा, और मतलब ऐसी गाली दे रहा है जैसे ट्रेनिंग हुई हो उसकी। तो मैंने पूछा कि ये किसका बच्चा, मैं पहचान नहीं रहा था। मैं बीच में लगभग 20 साल घर नहीं रहा, गांव नहीं रहा, मैं आना जाना रहा कभी कभी। तो किसी ने बताया कि उनका भैया का बच्चा है। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है, क्योंकि उनके वो जो बच्चा है उसके पिताजी बिना गाली के बात ही नहीं करते, और वो परंपरा उन्होंने नहीं शुरू की, उनके पिताजी ने शुरू की है। तो उस परंपरा को बनाए रखना भी तो जरूरी है, तो उसको बनाए रखा हो तीसरी पीढ़ी। तो वो जनरली आप देखेंगे जिस घर का बच्चा वो ऐसे बात करता है, वो अनुसरण करता है, वो सीधा सीधा सही मानता है और उसको कॉपी कर लेता है और उसका करने का प्रयास करता है। जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है
अब जो है ये उम्र जो लिखी है ये वेरिएबल है, एक अनुमानित उम्र लिख दी गई है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। जब थोड़ा और वो बड़ा होता है, 2 साल के बाद 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाता है, तो अनुसरण के साथ साथ वो अनुकरण करना शुरू करता है। अनुसरण और अनुकरण में अंतर क्या है? अनुकरण और अनुसरण में अंतर यह है कि जब वो अनुसरण कर रहा था तो अपना दिमाग उसमें नहीं लगा रहा था, जैसा देख रहा था वैसा कॉपी कर रहा था। अनुकरण में ऐसा नहीं है, अनुकरण में जैसा देखता वैसा ही कॉपी नहीं करता है, अब थोड़ा उसमें अपना इनपुट भी देता है, अपना दिमाग भी लगाता है। तो आप कोई पेन है उसको आपने ऐसे खोल दिया, उसने देख लिया, अब वो उठाएगा तो उसको ऐसे तो खोल नहीं पाएगा जैसे आपने खोला है, तो कुछ उपाय करेगा, उसको दांत से पकड़ के खींचेगा, पटकेगा, फोड़ेगा, घुमाएगा, कुछ तो करेगा। ये क्या कर रहा है? अब अपना इनपुट भी लगा रहा है। आप गाड़ी बाइक चला के ला के खड़ी कर देते हैं तो वो जिद करता है कि मुझे भी गाड़ी चलाना है। आप बाइक पे बैठा देंगे तो वो बैठेगा, गाड़ी स्टार्ट कर देगा, मुंह से उसकी आवाज़ आने लगेगी, गाड़ी चलने लगेगी, बीच में हॉर्न भी बजाएगा और फिर जो है अपना, अब ये क्या कर रहा है? ये अनुकरण है, अपना इनपुट उसमें दे रहा है। इसी बीच होता क्या है कि वो बच्चा जो है ना, हम लोगों को बड़ा जल्दी रहती है स्कूल भेजने की बच्चों को। आजकल बड़ा वो ट्रेंड हो गया है कि 2.5 साल में भेज देना उसको, और कई माँ बाप तो इसलिए भेज देते हैं कि 2-4 घंटे के लिए जाएगा तो थोड़ी शांति रहेगी, ऐसा मतलब कहते हुए सुना हमने कई पेरेंट्स को कि 2-4 घंटे के लिए जाता है तो थोड़ी शांति रहती है। अब हुआ क्या कि एक तो वो अनुकरण करना शुरू किया है, अब उसको हमने स्कूल भेज दिया तो उसके लिए इनपुट्स बदल गए। अभी तो वो परिवार में था ना, तो परिवार के ही लोगों का अनुसरण कर रहा था, या अनुकरण भी शुरू किया था तो परिवार के लोगों का ही किया था। अब क्या हुआ कि उसके लिए इनपुट्स बदल गए, परिवार में देखता है तो एक तरह का, स्कूल में जाता है तो एक और तरह का देखता है। अब जो है उसके लिए ये क्वेश्चन बनने लगता है कि सही कौन है। मम्मी पापा को देखता है तो एक तरह से देखता है, अपने टीचर्स को देखता है तो एक तरह से। अच्छा, उनके जो टीचर है ना वो मुखौटा लगा के व्यक्त होते हैं। आजकल छोटे बच्चों का जो स्कूल है वहाँ पे डांटते मारते नहीं है, बहुत प्यार करेंगे, उनको टॉफ़ी चॉकलेट वो सब भी देते हैं। तो उसको लगता है कि ये टीचर मेरी ठीक है, कि ये मेरे मम्मी पापा ठीक हैं, उसको अब कन्फ्यूजन बनना शुरू होता है। और कई बार ऐसा हमने सुना लोगों को कहते हुए कि उसके कॉपी में कोई गलती हो गई तो आप चाहें कि करेक्ट करा दें, वो नहीं करने देता है कि मेरी मैम ने लिखा है, मेरी मैम ने सही किया तो यही सही होगा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि मेरा बच्चा मेरे से अधिक विश्वास अब किसी और पे करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो जो टीचर है ना उसके सामने मुखौटा लगा के व्यक्त हो रहा है। अच्छा, आप भी जब घर से बाहर जाते हैं, जब हम भी घर से बाहर निकलते हैं ना तो मुखौटा लगा के ही जाते हैं, लेकिन घर आके मुखौटा उतार देते हैं तो बच्चे को तो असलियत दिख जाती है मेरी, वो टीचर की असलियत तो उसको पता नहीं है। तो उसको लगता है कि नहीं ये टीचर ठीक है, कि मम्मी पापा ठीक हैं, कि ये मेरा दोस्त ठीक है, कि इसके दोस्त के जो मम्मी पापा हैं वो ठीक हैं। अब वो कई सारा कन्फ्यूजन उसके में धीरे धीरे प्रश्न बनने लगते हैं। अभी कुछ उत्तर मिलता है, कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन कई सारे वेरिएबल आ गए उसके लिए, कई सारे तरह के इनपुट आ गए उसमें। अब वो थोड़ा परेशान होना शुरू हुआ। अब उसका पढ़ाई का भी समय आ गया, उसका दबाव अलग आ गया, उससे थोड़ा और परेशान होने लगा। और ये क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो आज्ञा पालन और अनुशासन के जगह पे आता है। तो हम उसको छोटी छोटी आज्ञा देते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, ये करो, वो करो, ऐसा वो करते रहता है। कहेंगे चम्मच लाओ तो चम्मच लाएगा, गिलास लाओ तो गिलास लाएगा, सिगरेट लाओ तो सिगरेट लाएगा, जो कहेंगे वही लाएगा। और वो लाने में वो कुछ सीख रहा है और हमको पता नहीं कि क्या सीख रहा है। और उस आज्ञा के पालन करने में कई बार गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ ये होता है कि एक तो हम उसको कहते हैं कि झूठ नहीं बोलो, और फिर हम उसको झूठ बोलने के लिए कहते हैं। तो कोई आ जाता है घर के बाहर, पूछता है कि पापा कहाँ हैं? आप कहते हैं कह दो पापा घर पे नहीं है। तो क्या कहता है? पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। अब उसकी पिटाई हो जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता कि पिटाई क्यों हुई। बहुत सोच के भी क्या उसको निष्कर्ष बनता होगा कि पिटाई क्यों हुई, क्योंकि आप तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलो, उसने झूठ बोला नहीं, फिर पिटाई क्यों हो गई? लेकिन होती है। ये जो हमारे आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, उसमें भी कुछ गलत सीख रहा। वो एक मेरे मित्र, उन्होंने बताया कि वो घर में पहले एक दिन कोई कह भी रहा था इस बात को कि पहले जो
आग होती थी ना, वो आग सहज वस्तु नहीं थी, या माचिस इतनी सहज चीज नहीं थी कि हर जगह आग जला दीजिए आप। आग घर के कहीं एक जगह पे होती थी, उसी से ही आग से आग जलाते थे। तो दादाजी बीड़ी पीते थे, तो कहते थे बीड़ी जला के लाओ। अब वो बच्चा जाता था घर में, बीड़ी जला के लेके बाहर तक आया, वो कई बार ऐसा होता था कि लेके आ ही रहा, तब तक रास्ते में बीड़ी बुझ जाती थी, फिर जलाने जाना पड़ता था। एक दिन उसने सोचा कि ये मैं घर से बाहर तक लेके आता हूँ, इतने देर में बीड़ी बुझ जाती है, दादाजी के पास तो बहुत देर तक रहती है, बुझती नहीं है, कुछ तो मामला है इसमें। तो उसने बहुत ध्यान देके ऑब्जर्व, देखिए बच्चा कैसे ऑब्जर्व करता है, ध्यान देके उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे बीड़ी बुझने वाली होती है, दादाजी मुंह में लगा के कुछ करते हैं तो वो फिर जल जाती है, बुझती नहीं है। उसको आइडिया समझ में आ गया। तो एक दिन वो बीड़ी जला के लेके आ रहा था, केवल इतने के लिए कि बीड़ी बुझे नहीं, उसने वही काम किया जो दादाजी करते थे। तो जैसे ही उसने मुंह में लगा के उसको खींचा, वो धुआं अंदर गया होगा, तो बच्चा खांसी आ गई उसको, तो सबको पता चल गया। अब उसकी बहुत पिटाई हुई। अच्छा, बहुत देर तक फिर वो सोचता रहा कि पिटाई क्यों हुई, ये समझ ही में नहीं आया कि पिटाई क्यों हुई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसका निष्कर्ष बना कि पिटाई इसलिए हुई क्योंकि खांसी आ गई, इसलिए तो पिटाई हुई, खांसी आ गई। फिर उसने तो ऐसा अभ्यास किया कि बीड़ी भी ना बुझे और खांसी भी ना आए। ये आज्ञा का, मेरे आज्ञा का पालन करने में सीख रहा हो बच्चा, हमको ध्यान नहीं है, ये मेरे ही आज्ञा के पालन में सीख रहा है ना। क्योंकि वो बच्चे को ये कैसे पता चलेगा कि बीड़ी पीना ठीक चीज नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि बीड़ी पीना ठीक चीज नहीं है, ये तो उसको नहीं पता चलेगा ना। भाई कितना भी दिमाग लगाएगा तो उसको यही लगेगा कि खांसी आई इसीलिए दिक्कत हुई। भाई दादाजी बीड़ी पी रहे हैं, इसका मतलब कोई गड़बड़ चीज तो है नहीं, दादाजी सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब कोई गड़बड़ चीज तो है नहीं, कैसे उसको पता चलेगा। वो बिजनौर में बच्चों के डॉक्टर हैं, एक दिन उनके यहाँ बैठे थे, तो एक पेरेंट आए, वो कुछ बच्चे के लिए दवा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसको थोड़ा समझाइए, ये चाय बहुत पीता है। वो कुल 3.5-4 साल का बच्चा था। डॉक्टर ने एक बार बच्चे को ऊपर नीचे देखा और फिर कहा कि हाँ, इतना बड़ा तो ये हो गया होगा कि जाता होगा, खुद ही चाय बना के पी जाता होगा, आप लोगों को बताता भी नहीं होगा। भाई हम कौन बना रहा है चाय, कौन पी रहा है चाय? बच्चे को कह रहे चाय बहुत पीता है। वो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि चाय ठीक चीज नहीं है, कैसे पता चलेगा? वो तो आज्ञा का पालन कर रहा है, वो तो अनुकरण अनुसरण आप ही को तो देख के जी रहा है। हमारे संगत में तो है वो बच्चा, हमारे परिवार में ही तो है, वो हमारे आज्ञा के पालन करने में कुछ इस तरह से सीखता है और बहुत कुछ इस तरह का सीखता है। फिर अनुशासन हम उसके लिए बनाते हैं कि रोज सुबह समय से तुमको जगना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, फिर तुमको अपना बैग पैक करना है, फिर स्कूल जाना है। इस तरह का कुछ अनुशासन हम बना देते हैं, नियमों का कुछ सेट बना देते हैं, उसी को अनुशासन करें। वो अनुशासन में जो है उस अनुशासन का पालन करता है। और ये 9-10 साल तक होते होते जो बच्चा है, धीरे 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 जो है वो जांचने की प्रक्रिया उसमें ठीक से शुरू हो जाती है। वो जांचने लगता है। वो जांचना तो यहीं से शुरू कर दिया था कि कौन ठीक है, मम्मी पापा ठीक हैं, कि ये मेरे टीचर ठीक हैं, कि मेरे जो मित्र है वो ठीक है, या इसके माता पिता ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन तो उसको बनने ही लगा था और उसके आधार पे आज्ञा का पालन भी कर रहा था, अनुशासन में जी रहा था। ये सब करते हुए जब यहाँ पे पहुँचा तो अब उसकी जांच परख, सेल्फ एक्सप्लोरेशन अपने में ठीक से शुरू होता है और उसको जांच कर ये देख पाता है कि जिसका वो अनुसरण कर रहा था, अनुकरण कर रहा था, आज्ञा का पालन कर रहा था, अनुशासन में जी रहा था, या तो उसको सही पाता है या तो उसको गलत पाता है। सही पाता है तो एक दिशा और गलत पाता है तो दूसरी दिशा। गलत पाता है तो क्या दिशा चलती है उस पर बात कर लेते हैं, लौट के सही वाले पे बात कर लेंगे। तो जैसा वो देख रहा था, उसको जीने का प्रयास कर रहा था, हम भी जी रहे थे। या तो हम जैसा जीते हैं, जैसा कहते हैं वैसा जीते नहीं हैं, या अगर वैसा जीते हैं तो सुखी नहीं है, ये सब तो बच्चे को दिखता है। तो उसका प्रश्न बन जाता है ये क्या करें, ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है,
एक जैसा कहते हैं वैसा खुद तो करते नहीं, मुझे 4 बजे उठाते हैं, अपने सोते रहते हैं, इस तरह का प्रश्न तो बच्चे का बनने लगता है। वो आपको धीरे धीरे वो गलत पाता है, उसके फ्रेम में आप फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब वो क्या करता है कि जो अनुशासन में जी रहा था, आपकी आज्ञा पालन कर रहा था, वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? मनमानी। अच्छा, वो मनमानी शुरू करता है और हम क्या शुरू करते हैं? हम शासन शुरू करते हैं। तो पहले अनुशासन था, लेकिन जब इसकी मनमानी शुरू होती है तो हमारा शासन, उसकी मनमानी बढ़ते जाती है और हमारा शासन बढ़ते जाता है। तो हम भी उसको डांटते हैं, मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम उसके ऊपर शासन करते हैं और वो जो उसके मन में आता है उसको करना शुरू करता है। और ये जो एज है धीरे धीरे अब टीनेज में वो प्रवेश कर रहा है, जब उसकी मनमानी शुरू हो रही है, उसकी मनमानी बढ़ती है, हमारा शासन बढ़ता है और ये क्रम चलते रहता है। ये जो बार बार हम शासन करते रहते हैं, उसके ऊपर डोमिनेट करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उससे धीरे धीरे क्या होता है कि मेरे प्रति वो किससे भर जाता है? द्रोह से भरने लगता है। उसको लगने लगता है यार ठीक नहीं कर रहे हैं, जब देखो तब मार देते हैं, जब देखो तब डांट देते हैं, मैं कुछ भी ठीक नहीं करता हूँ क्या, हर बार इनकी शिकायत ही रहती है। इस तरह के बहुत सारा अंदर ही उसके चला, अभी बाहर कुछ नहीं आ रहा है, अभी अंदर अंदर इस तरह से द्रोह से भर रहा है, विरोध से भर रहा है, अपने में कह कुछ नहीं रहा है अभी। और इसमें जो है वो धीरे धीरे 9वीं 10वीं में चला जाता है और 9वीं 10वीं पास करते करते धीरे धीरे जो उसका द्रोह है वो किस में बदल जाता है? विद्रोह में। तो अभी तक तो वो कह कुछ नहीं रहा था, अब वो कहना शुरू कर देता है। अब वो कहता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं, अब जब देखो तब डांटते हो, मारते हो। अब जब वो आपस कहना शुरू करता है तो पिताजी को क्या लगता है कि बच्चा हाथ से निकल गया। हाथ से अभी निकला है कि तभी से निकल रहा था, इस पे ध्यान नहीं जाता है, बच्चा हाथ से निकल गया। और फिर पिताजी यही शिकायत करते हैं कि जब से फलाना के बच्चे के साथ ये घूमना शुरू किया है ना, तब से ये गड़बड़ हुआ है। हालांकि उसके पिताजी भी यही कह रहे होते हैं, एक दूसरे पे हम दोष मढ़ते रहते हैं, जबकि उसके संगत में बिगड़ा है कि मेरी संगत में? किसके संगत में है वो? ज़्यादातर तो परिवार के संगत में ही है। परिवार के संगत में वो बिगड़ने लगता है, वो विद्रोह करने लगता है और इस विद्रोह में वो 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, फिर धीरे धीरे वो कॉलेज में चला जाता है। अब कॉलेज में जाता है तब दूसरे तरह की स्थिति परिस्थिति बनने लगती है, क्योंकि अब उसको इस एज में आ गया है, 18-20 की एज में आ गया है, अब कॉलेज में चला गया है। अब धीरे धीरे उसकी टेंशन बढ़ने लगती है कि अब धीरे धीरे उसको नौकरी का भी सोचना है, आगे क्या करेगा, उसको करियर बनाना है, वो सबका स्थिति आ जाती है। वो कैसी स्थिति है? संघर्ष की स्थिति है। अब उसमें वो संघर्ष करता है, घर में अलग तरह का संघर्ष चलते रहता है, उसका अपने करियर में अलग तरह का संघर्ष चलते रहता है, कॉलेज स्कूल में दोस्तों के बीच में अलग तरह का संघर्ष चलते रहता है। और ये संघर्ष की आयु है, जब वो हर जगह वो संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष के बीच में धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी पढ़ाई कहीं पे पूरी हो जाती है, और पढ़ाई पूरी होती ही उसकी जब नौकरी लग जाती है, तो अभी तक तो नौकरी जब तक नहीं करता था तब तक कुछ भी करके डिपेंडेंट तो वो पिताजी पे था। अब जब वो नौकरी करने लगता है, अब उसकी डिपेंडेंसी तो पिताजी से शिफ्ट हो गई। अब उसको लगता है कि अब मैं भी कुछ करूँगा। अब ये टीवी का जो रिमोट है ना, वो पिताजी के हाथ से ले लेता है, कुछ मेरे हिसाब से भी चलेगा, सब आप ही के हिसाब से थोड़ी चलेगा घर, मैं भी इसी घर का हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ। और ये पिता बच्चे के बीच संघर्ष चलता है, कहा सुनी होती है, बहुत सारा झगड़ा झंझट शुरू होता है। और ये सब जब होने लगता है तो लोगों तक भी धीरे धीरे पता चलता है, तो लोग सब यही कहते हैं, ऐसा है साहब कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, ऐसा करिए इसकी शादी कर दी। तो एक दुर्घटना और घटती है। हाँ, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि लड़का बिगड़ रहा है, ऐसा करो इसकी शादी कर दो। सुधारने का एकमात्र उपाय भारत में एक है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शादी के बाद कोई सुधरा है, उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि बिगड़ रहा, अब इसकी शादी कर दो। और वो घटना ये घटती है कि उसकी शादी हो जाती है। कई सारे लोगों के लिए तो ये घटना दुर्घटना जैसा है। जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक तो वो अकेले था,
अब एक से भले। अच्छा, ये जो दूसरा आया है वो किस क्रम में आया है? वो भी तो यही यात्रा करके आया है। अब ये संघर्ष घर में घटता है कि बढ़ जाता है? ये संघर्ष और बढ़ जाता है। और ये कहा सुनी, अभी तक तो बाप बेटे की लड़ाई थी, माँ सपोर्ट करती थी, अब नई लड़ाई शुरू होती है, सास बहू की। बाप बेटे की चली रही थी, सास बहू की एक और शुरू हो गई। अब घर में संघर्ष बढ़ जाता है। और जब बाप बेटे की लड़ाई होके वो जब बच्चा अपने कमरे में आता है तो उसकी पत्नी यही कहती है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पापा जी को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। उसको लगता है पहली बार तो मुझे किसी ने समझा है, अभी तक तो कोई समझ ही नहीं रहा था। और उसके इस बात से उसको विश्वास बनता है कि मैं सही हूं, और फिर थोड़ा और खुल के सामने आता है वो। और फिर वो लड़ाई झगड़े झंझट शुरू होते हैं परिवार में। और ये सब करते हुए अब पिताजी को लगता है कि ये लड़का बिगड़ गया है, हाथ से निकल गया है, नालायक है, मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, इसको कृतज्ञता नहीं है, बहुत सारा शिकायत उनका रहता है। तो वो क्या करते हैं, जनरली ये अभ्यास क्या है कि अपने रिश्तेदार को, किसी मित्र को बुला के थोड़ा इसको समझाओ, और ये कार्यक्रम शुरू होता है। अच्छा, थोड़े दिन तक तो लड़का सुनता भी है आपके सम्मान में। थोड़े दिन के बाद तो वही कहता है, फूफा जी से ऐसा है, पहले आप अपने लड़के को देख लीजिए, आपका बेटा आपकी तो सुनता नहीं, मुझे बता रहे हैं। अब ये फूफा जी जाते हुए और चढ़ा के चले जाते हैं कि मेरा बेटा होता तो अभी टांग तोड़ देता मैं इसकी। तो पिताजी को जोश आ जाता है, फिर वो संघर्ष और बढ़ते जाता है। घर में वो संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है, कहा सुनी, झगड़ा झंझट, ये सब चलता है। और ये सब चलते हुए धीरे धीरे उसमें दिन बीतता जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग जो है पिताजी के साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बताओ, माँ बाप ने इनको पढ़ा लिखा के बच्चे को इतना बड़ा किया, नौकरी लग गई इसकी, तो माँ बाप को ये भूल गया, पूछ नहीं रहा है, झगड़ा कर रहा है। कुछ लोग ये भी कहने वाले होते हैं कि बच्चा तो जो कर रहा है, ये बाप भी कम गलती नहीं कर रहा है। अरे बच्चा बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गया, उसको छोड़ दो, अपने लिए जीने दो, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। तो कुछ लोग बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग पिताजी के साथ खड़े हो जाते हैं। और सब ये मिल के क्या करते हैं, अब दो पाला खिंच गया, अब युद्ध छेड़ देते हैं। और फिर ये युद्ध चलता रहता है। ये युद्ध चल ही रहा होता है कि उसी बीच एक घटना और घटती है। घटना ये घटती है कि ये जो यहां तक पहुंचा है ना, इसका बच्चा हो जाता है। और अभी जिसका जब बच्चा होता है तो वो कहां से शुरू करेगा, वो तो वहीं से शुरू करेगा। 30 साल में ये जो बच्चा यहाँ पे पहुंचा है, वो जब 30 साल पहले यहाँ पे खड़ा था तो उसके परिवार और समाज की इतनी बुरी स्थिति थी क्या? 30 साल में जहाँ हम पहुँच गए, इतनी टेंशन थी क्या घरों में, इतना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन था क्या, नौकरी का, पैसे का इतना दबाव था क्या? इतना नहीं था। जब उतनी सहज स्थिति थी तो वो बच्चा 30 साल में यहाँ पहुँचा है। अब इस तरह की स्थिति में ये जो शुरू कर रहा है, वो अगले 30 साल में कहाँ पहुँचेगा, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। अगर यही क्रम चला तो अगले 30 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे, सोच नहीं सकते। और जब ये बच्चा यहाँ से शुरू करता है ना, तब उसको पता चलता है, जब वो यहाँ से, उसका बच्चा जब शुरू करता है और वो जब यहाँ तक पहुँचता है ना, तब उसको याद आती है कि यार पिताजी सही थे। अब वो सोचता है कि लौटे, पिताजी के सामने जो है माफ़ी मांगे, अपने जो उसने गलत किया पिताजी के साथ उसके लिए क्षमा मांगे। तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक पिताजी रहते नहीं। लेकिन जब तक वो यहाँ पे नहीं आता है ना बच्चा, उसका बच्चा, तब तक उसको पता नहीं चलता है कि उसने क्या गलती की। और अगर यही क्रम चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी और खराब होती जाएगी, आने वाली पीढ़ी बद से बदतर होती जाएगी, और खराब और खराब और खराब। हर व्यक्ति में अंतर्द्वंद होगा, परिवार में विरोध होगा, समाज में स्ट्रगल होगा, और प्रकृति अस्तित्व में बहुत कन्फ्लिक्ट होगा। तो स्थिति और खराब और खराब और खराब होती ही जाएगी अगर यही क्रम चलता रहा तो इसको देख लें कि अपने परिवार में हमको इसी क्रम को चलाना है
करना है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा इसमें से कहीं पे भी खड़ा है ना, ऐसा नहीं है कि वो क्रम को पूरा करेगा, कहीं से भी शिफ्ट हो सकता है इस दिशा में, कहीं पे भी खड़ा हो वहाँ से शिफ्ट पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इस क्रम में चल दिया है तो वो जाएगा ही। जिस दिन उसको सही समझ में आ जाएगा, परिवार में रहते हुए समझ में आ गया होता तो भी, या इस क्रम में कहीं जाते हुए भी कहीं से अगर इनपुट मिल जाए उसको, कहीं से उसको सही का प्रस्ताव मिल जाए, तो ये सही के तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर सही का अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन, अनुशासन करता तो भी सही की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर वो सब जांच के देख पाता कि जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो सब एक ही है, आप करते हैं जो उससे आप सुखी भी हो रहे हैं, आप सही के अर्थ में कर रहे हैं, उससे व्यवस्था बन सकती है, तो आपको सही पाता। और अगर सही पाता तो जो अनुशासन में वो जी रहा था वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता? स्व अनुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता। और स्वानुशासन में अब वो खुद ही अपने लिए नियम बनाता, उन नियमों को पूरा करने का प्रयास करता। कहीं पे अगर वो चूकता तो आपसे पूछता, आपसे सहयोग लेता और फिर नियम को बनाता और उसको पूरा करने का प्रयास करता। जब वो उसको जी पाएगा, जी पाता, तो उसका क्या होता? आत्मविश्वास घटता या बढ़ता? उसका जीने का आत्मविश्वास बढ़ता। वो जो बच्चा यहाँ मानने से शुरू किया था ना, अनुसरण में वो सही सही को मान रहा था, अब वो सही का क्या हो गया? उसका जानना हो गया। यही यात्रा करनी है। और ये जो सही को जान गया है, ये अगली पीढ़ी के लिए संबंध पूर्वक सही शिक्षा संस्कार उपलब्ध करा पाता, तो अगली पीढ़ी और ढंग से जी पाती। क्योंकि वो जो शिक्षा संस्कार अगली पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराएगा वो संबंध पूर्वक होगा, और उससे अगली पीढ़ी और अच्छी और अच्छी और अच्छी होती जाएगी। अपने में भी हार्मनी, परिवार में भी, समाज में भी, प्रकृति अस्तित्व में भी, सब जगह व्यवस्थित होकर जी पाए। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस दिशा में या इस दिशा में। क्योंकि अगर इस दिशा में ले जाना है तो मुझे उसको संबंध पूर्वक मानवीय शिक्षा संस्कार से युक्त करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा। मानवीय शिक्षा संस्कार संबंध पूर्वक चलेगी तो फिर ये क्रम पूरा होगा। अगर मानवीय शिक्षा संस्कार नहीं होगा और संबंध पूर्वक नहीं चलेगा तो फिर इस क्रम में हम चले जाएंगे। तो इसको तय कर लें कि हम अपने अगली पीढ़ी को 30 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ देखना चाहते हैं या यहाँ देखना चाहते हैं। उसके लिए मुझे समझना बहुत जरूरी है। मैं सही को समझ पाऊंगा, सही जी पाऊंगा, तो ये जो बच्चा मानना से शुरू कर रहा है, मेरे जीने को देख के उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसका धीरे धीरे जानना हो जाए। तो इसको देख लें। इसमें कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर लेते। जी भैया जी, अच्छा मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो बच्चा है आजकल स्कूल में जाता है तो उसकी एक्चुअली आयु कितनी होनी चाहिए? दूसरा ये कि माता पिता उसको जिस अवस्था में भेज रहे हैं, इस आयु वर्ग में, क्या वो सही है या गलत है? मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है कि कम से कम 5 साल तो स्कूल भेजना बहुत ठीक नहीं है। अब तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो ये कहने लगी है कि 6 साल में पहले क्लास में एडमिशन कराएं। नहीं, 6 साल में पहले क्लास। हाँ, आंगनबाड़ी में जा सकता है बच्चा, आंगनबाड़ी में घूमे फिरे और क्या। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो जो प्री एजुकेशन है ना, जो फर्स्ट के, वही तो, वो प्री एजुकेशन को कभी भी जो है कंपलसरी नहीं मानते। तो आप देखेंगे तो जो केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो पहली क्लास में होता है, वो पहली क्लास में होता है।
तो प्री एजुकेशन के लिए आपको किसी फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ना, वो कभी कंपलसरी एजुकेशन नहीं है कि उसको आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके करना है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो पहले था, जो 5+3+2+2 था, तो उसमें जो 5 है उसके पहले जो है प्री एजुकेशन, वो कहीं कंपलसरी था नहीं। फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन करा सकते हैं। अब उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि 5 साल के पहले मैंने यही तय किया अपनी बिटिया के लिए कि भी 5 साल तक तो नहीं भेजेंगे। अच्छा, तो 5 साल तक तो नहीं भेजा हम लोगों ने। 5 साल में भी उसके पहले बीच में हालांकि इन्होंने ये जिद किया कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो अपन क्या करें भाई, स्कूल तो भेजना नहीं है। तो 2-3 घर छोड़ के अपने गली में ही आंगनवाड़ी केंद्र था, तो वहाँ चली जाती थी, तो अपना घूम के आ जाती थी अपना। तो इनको लगता था कि हाँ स्कूल जा रहे हैं, बैग वैग टांग के चली जाती थी। 5 साल की जब हुई तो एडमिशन कराए, तो उसमें भी मेरा बहुत मन नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तो करा तो दिए। लेकिन ये था कि बहुत दबाव नहीं रहेगा कि स्कूल जाना है, जितना मन होगा जाएंगी, नहीं होगा नहीं जाएंगी। तो उसमें यही रहा कि कई बार वर्कशॉप लेने चले गए तो साथ में चले गए। कहीं 1 महीने के लिए हम महाराष्ट्र और उधर निकले थे एक बार, तो उसमें साथ में चले गए। उसके बाद जो है दिल्ली में एक स्पेशल छुट्टी होती है प्रदूषण की, तो वो छुट्टियां हो गई, तो उसमें बढ़ गया। तब तक वो प्रदूषण खत्म हुआ उस साल, तब तक उसकी ठंडी की छुट्टी हो गई। ठंडी की छुट्टी खत्म ही होने वाली थी, तब तक जो है दंगे हो गए। वो हमारे ही क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं उसी एरिया में हुआ, तो दंगे से वो छुट्टी और बढ़ गई। वो खुलने वाला था स्कूल, तब तक हम बिजनौर चले गए। तो गई नहीं, मतलब उस एडमिशन तो करा दिया था, स्कूल नहीं बहुत जाना हुआ। बिजनौर चले गए तो वहाँ कोरोना हो गया, फिर वहीं फंसे रहे। फिर वहाँ से गांव चले गए, फिर ऐसा चलता रहा वो पूरा क्रम। फिर फाइनली 3rd क्लास में एडमिशन कराया इनका हमने स्कूल में। तो 3rd क्लास से रेगुलर जाना इन्होंने शुरू किया। तो मैं देखता हूँ कि पढ़ना पढ़ाना इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। घर में अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो बच्चा उतना पढ़ लेता है जितना स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन अभी बहुत जल्दी हम 2-2.5 साल में बच्चे को भेजने लगते हैं, लगता है कि यार कुछ सीखेगा। मतलब ये वेद के लिए अभी लोगों ने, मतलब हमारे घर के सामने जस्ट जो है इनसे 4 महीने छोटा एक बच्चा, 4 या 6 महीने छोटा हमको लग रहा है पैदा हुआ, वो आजकल स्कूल जाता है। ये बढ़िया अपना घूमते फिरते। बीच में 2-4 दिन इन्होंने, इनका मन हुआ तो आंगनबाड़ी में गए, अब जाते ही नहीं हैं। 2-4 दिन तो इन्होंने बैग को पकड़ के ले चलो मुझे, तो ले गए। 2-4 दिन के बाद इनका मन बदल गया, तो अब नहीं जाते हैं, तो नहीं जाते हैं, तो नहीं जाते हैं। इनकी वो आंगनबाड़ी वाली टीचर आती है, बीच बीच में बुला जाती है, कभी कभी ले भी जाती है, ठीक है, फिर पहुंचा जाती है, फिर जाके कोई ले आता है, ऐसा चलता है। तो बच्चे को बहुत, मुझे लगता है कि दबाव की जरूरत नहीं है, पढ़ लेता है बच्चा। इतना जो हम आज के दिन वो करते हैं ना, जैसे बहुत एक सिंपल बात मुझे समझ में आई कि ये जो 5 साल का बच्चा पढ़ने जा रहा है ना, या 4 साल का 3 साल का बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो हमको लगता है उसको कुछ नहीं आता है, जबकि उसको बहुत आता है भाई। एक भाषा जानता है वो, हम कहाँ उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। कम से कम 3-4 हज़ार वस्तुओं को पहचान सकता है। है ना? नहीं, उसको तो मैंने एक बार HC वर्मा जी हैं, एक IIT कानपुर के फिजिक्स के प्रोफेसर है, रिटायर हो गए, उनकी बात सुना तो मुझे ज़्यादा वो लगा कि बोले कि उस बच्चे को न्यूटन का नियम आता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चा जो खिलौना जहाँ रखता है वहीं जाके खोजता है, क्योंकि उसको पता है कि जो वस्तु जहाँ रखी है वहाँ से हिलेगी डुलेगी नहीं जब तक बाहरी फोर्स न लगाया जाए, तो वहीं जाके खोजता है। और अगर वहाँ नहीं है तो फिर पूछना शुरू करता है कि कौन हटाया यहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि बाहरी फोर्स कुछ लगा है इस पे। तो बच्चे को पता बहुत कुछ है, हमको बताना नहीं आता है। देखिए क्या करते हैं ना, उसको पूछते हैं A आता है, B आता है, C आता है, नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक। अब उसके पीछे पड़ जाती है, जबकि वो 3-4 हज़ार चीज़ों को पहचान सकता है। जो बच्चा बहुत सारी वस्तुओं को पहचान सकता है, उसके नाम का उच्चारण कर सकता है, वो इंग्लिश के 16-26 लेटर नहीं याद कर सकता क्या? कर सकता है, उसको काम का नहीं लगता है।
इसलिए उसको याद नहीं होता है। फिर आप पढ़ाते हैं फॉर एप्पल, अब उसको एप्पल काम का लगता है, ए उसको काम का नहीं लगता है, क्योंकि अस्तित्व में कहीं ये दिखता नहीं है उसको। अब एप्पल काम का दिखता है उसको, हाँ ये काम की चीज है। और इनको अभी जैसे पढ़ा रहे थे तो इन्होंने तो वो किया, एक तो कैलेंडर लाके इनकी मौसी ने दे दिया, उसको टांग दिया इन लोगों ने। तो पहले तो पढ़ाते रहे बुक में जब तक इन्होंने, अब वो कैलेंडर सामने आ गया। अब ये दिखा, अभी बोलते नहीं है 3 साल का। बहुत लोग परेशान होते हैं कि 3 साल अभी होने वाला जुलाई में, बोलते नहीं है, क्यों? हमने कहा अरे ठीक है बोलेंगे भाई, जिंदगी भर तो बोलना है, थोड़ा चुप ही रह लेने दो, क्या दिक्कत है। तो अब ये क्या करते हैं कि अब दिखाएंगे कि एफ फिश लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फिश है और यहाँ मछली है, माँ से मछली। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया भाई, ई फॉर एलिफेंट और हा से हाथी, तो ये हाथी 2 जगह कैसे आ गई, ये मछली 2 जगह कैसे आ गई? अब 2 जवाब। तो बच्चे को आता है बहुत कुछ सीख जाता है, इतना मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, हम दोनों लोग यही बात करते हैं कि भाई हम लोगों ने पढ़ लिख के क्या कर लिया, क्या ही कर लिया भाई। ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये 6-7 साल से मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को मैंने पूरी कोशिश करी कि स्कूल में ना भेजूँ, बल्कि मैं और मेरी वाइफ काफ़ी पढ़े लिखे हैं और मेरे को हाथ की स्किल्स काफ़ी सारी आती। तो मैंने कहा कि इसको पढ़ाने के लिए लिखना पढ़ना पहचानना ही तो ये ज़रूरी है, हम करा देंगे। और पैसा ही तो कमाना, स्किल से ही पैसा कमाना, वो स्किल भी सिखा देंगे। 50 तरीके की स्किल आती है, पर कोई सी सिखा देंगे, पैसा कमा लेंगे। कि नहीं, दुनिया से पीछे छूट जाए मत, दुनिया से क्या पीछे छूट जाएगा, एक अच्छा इंसान बन जाए, वो ज़्यादा जरूरी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ने जाए भी, जब भी भेजना हमको भेज दें, लेकिन उसके पीछे ना पड़े रहें। मतलब पढ़ भी ले, ऐसा भी नहीं। जैसे 3rd क्लास में एडमिशन हम लोगों ने कराया ना, तो जिस स्कूल में एडमिशन कराया, इनको जो भी समझ में आया कि इस स्कूल में कराना है, अब उस स्कूल में पता किया तो बीच में एडमिशन होते नहीं है, या तो 1st में होगा या तो 6 में होगा। तो एक सीट थी, सीट तो एक ही थी एडमिशन की। तो हमने कहा कि चलो एक तो है, हमको तो एक ही चाहिए, हम 2 लेके क्या करेंगे। तो उनको ले गए, टेस्ट वेस्ट उन लोगों ने लिया, जो भी किया हो गया, घर पे पढ़ाया। उस समय इतना मतलब इन्होंने पढ़ाया, मेरा तो कोई योगदान नहीं है उसमें, यही पढ़ाती रहती हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि प्रज्ञा तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो उनको समझ में आ गया पढ़ाई करना है। अब 1 महीने में जितना पढ़ना था वो 3rd क्लास का पूरा पढ़ लिया उन्होंने। मतलब कई चीज़ें 5th क्लास तक की मैथ्स के कुछ चीज़ें भी उनको उस समय आने लगी थी, कर लिया बच्चा। इतना कठिन नहीं है भाई, वो कर, जब मन लगाएगा बच्चा तो कर देगा, नहीं लगाएगा तो नहीं करेगा। हम पीछे पड़े रहेंगे, उससे नहीं होगा। उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं घर में? देखिए, आप स्कूल भेजें या ना भेजें, पढ़ाना आप ही को पड़ता है, ये बात अपने को पता होना जरूरी है। पढ़ाना हम ही को है। स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ सहयोग करते हैं, वो उसका अपना महत्व है, लेकिन हमको घर में पढ़ाना ही पड़ेगा। घर में हम नहीं पढ़ाएंगे तो स्कूल से काम नहीं चलेगा उसका। तो ठीक है, दबाव न रहे उसका, भेजना हो भेज दे, नहीं भेजना हो ना भेजें, दबाव न लें उसका कि बहुत दबाव रहे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, उनका बच्चा जा रहा है, उनका बच्चा जा। अरे ठीक है भाई, अब डिग्री का तो क्या है, जैसे मैं ये वर्कशॉप जो हम लोग यूएचबी के लिए करते हैं तो सर्टिफिकेट देते हैं, जो अटेंड करता है 100% अटेंडेंस होगी तो उसको सर्टिफिकेट देंगे, इस पे बात होती है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ठीक चीज़ नहीं है सर्टिफिकेट। हमने कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आपका उसके बिना काम चल सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास आज के दिन भी एक सर्टिफिकेट नहीं है कि मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की है, मेरे पास तो एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, और ना मुझे ज़रूरत लगती है उसकी, इसलिए ना मैंने कभी ली। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो बात जीने की है, तो फिर काम खत्म हो गया। लेकिन जब व्यवस्था में आप जाते हैं, व्यवस्था उसको मांगता है, तो भाई ठीक है, व्यवस्था के लिए सर्टिफिकेट है, लेकिन जीने समझने के लिए सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, व्यवस्था में अगर कहीं ज़रूरत है तो भाई उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वो मिल जाता है, इतना कठिन क्या है। मैं तो ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, कभी नहीं पढ़ा। 5वीं क्लास में एक बार पढ़ाई किया था नवोदय की तैयारी करने के लिए, तब नवोदय निकल गया। और बीटेक करने के बाद 1 साल पढ़ाई किया, इसलिए क्योंकि टीचिंग करना था, तो दूसरों की गाली क्यों सुने, अपन कुछ तो पढ़ लें ताकि पढ़ा पाएँ। तो 1 साल और पढ़ लिया, ज़िंदगी में 2 साल पढ़ा हूँ। कहीं मुझे नहीं लगा कि डिग्री लेने में कोई दिक्कत है, हो जाता है उसमें, इतना कठिन तो कुछ है नहीं।
पढ़ाई लिखाई को जितना कठिन अभी बता रहे हैं उतना कठिन नहीं है, मुझे तो बहुत वो आसान लगता है, क्योंकि मुझे कभी नहीं पढ़ना पड़ा और कभी मैं फेल नहीं हुआ। बीटेक में जनरली बैक आती थी उस समय लोगों की, आजकल पता नहीं क्या होता है। 2005 से 9 में मैंने बीटेक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक भी बैक नहीं, और वो उस समय के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि 60 के क्लास में 12 स्टूडेंट रहते थे जिनकी बैक नहीं आई थी, उसमें से एक मैं था। और उस 12 में एकमात्र ऐसा था जो 70% से कम था जिसकी बैक नहीं थी, बाकी सब 75 के ऊपर वाले थे। तो नहीं था तो नहीं था। लोगों को आश्चर्य होता था कैसे पास हो जाते हैं, मैंने कहा हो जाते हैं भाई, इतना ही है, क्या करेंगे पढ़ के। तो मुझे लगता है कि इतना उसको बड़ा नहीं मान लिया जाए, डिग्री लेना और ले लिया जाए, मुख्य मुद्दा तो समझने और जीने का है। वो अगर काम नहीं हुआ तो वो सब डिग्री रखी रह जाती है, वो कहीं काम नहीं आती। समझ के सही जी लेंगे तो हो जाएगा, नहीं समझेंगे नहीं जिएंगे तो सब रखा रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए जब नहीं पढ़ते थे लोग तो ऐसा तो नहीं था ना कि जीते नहीं थे। वो हाथ वाली प्रक्रिया होती थी पहले हमारे टाइम में भी, ऐसे हाथ देखते थे, कान से टच हो गया तो वो क्या सही थी? ऐसा 5.5 मानते साल में 5 साल के बाद ही वो टच होता है। दाहिना हाथ से अगर बाएं कान को छुएं या बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कान को छुएं तो जो बच्चा छू लेता है उसका एडमिशन होता था स्कूल में, जो नहीं छू पाता है उसका एडमिशन नहीं होता था। वो 5 साल के बाद ही छू पाता है कम से कम, मतलब कोई बच्चा 6 में छुएगा, कोई 6.5 में छुएगा, कोई 5.5 में करेगा, लेकिन तब तक एडमिशन नहीं होगा। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो दबाव लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा संस्कार का काम, जो मूल काम है ना, वो मूल काम तो ये है। हाँ भैया, जी अगर डिग्रियों से ही अगर इतनी समझ बनती तो अभी जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं, यूपीएससी में है, आईआईटीज़ में है, आईआईएम्स वगैरह में है, वो उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि जो सुसाइड करते हैं। तो ऐसा होता दिखता नहीं फिर, है ना। वो देखिए डिग्री से तो कुछ होना नहीं है ना, सही समझ के सही जी पाएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीने का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो जो आप कह रहे हैं वही होगा। वो सही समझ के सही नहीं जी पाए तो डिग्री का क्या करेंगे? वो डिग्री तो किसी का मतलब मेरी डिग्री तो बीच में एक बार कुछ खोजने लगे, डिग्री तो खोजना मुश्किल हो गया कि कहाँ रखी है ये भी याद नहीं, कहीं कुछ ऐसी। अच्छा मैंने तो ये मान के रख दिया था कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 साल तक मैंने नौकरी की, उसके बाद ये तय कर लिया कि अब नहीं करना है, तो उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, मैंने मान के रख दिया। पिताजी एक पॉइंट पे ITI अपने मान्यता लेने लगे तो बोले कि उसमें कुछ ज़रूरत है, डिग्री चाहिए तुम्हारी। तो फिर खोजना पड़ा गया उसको कि कहाँ है, कानपुर में है कि दिल्ली में है कि गांव में है, बड़ा मुश्किल हो गया वो। खैर वो मिल गई फिर बाद में। ठीक है, क्या करेंगे उसका? जी है ना, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का महत्व नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कई बार पूरी नहीं दिखती है, उसके साथ और जोड़ लेने की जरूरत है। मूल्य शिक्षा को उसमें जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है वो पूरी पड़ जाएगी। उसको नकार नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि वो किसी काम की नहीं है, उसकी जरूरत, स्किल की तो जरूरत है ना। वो तो उस दिन भी कहे कि स्किल एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन चल रही है ठीक है, उसमें वैल्यू एजुकेशन का पुट और दे दिया जाए तो वो पूरी पड़ जाएगी। वो स्किल एजुकेशन वाला काम हो जाए और पहलू वाला ना हो तो फिर वो वही गड़बड़ होता है। तो वो दोनों को मतलब मुझे लगता है कि ये जब शिक्षा संस्कार की बात कर रहे हैं तो उसमें जो लिखना पढ़ने का एक स्किल सीखे उसका बहुत फ़ायदा भी है। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि उसका फ़ायदा नहीं है। वो लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो लिखना पढ़ना सीख लें वो अच्छी बात है, उससे स्किल कोई सीख लें, उससे अपनी समृद्धि वाले काम को कर पाएँ। लेकिन सुख के लिए समझना जरूरी है, उसके लिए वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोक लेते हैं।